हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज स्काई पर। मैं हूं आपका दोस्त अम्बत तिवारी और ये है आपकी रात 8:30 बजे की क्लास जो कि आपको लाइव मिल रही है, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट सिलेबस टेस्ट को। और कंप्लीट सिलेबस टेस्ट का हमारा एक कंसेप्ट है जिसमें हम आपको 4 से 5 टॉपिक लेते हैं आपके 9 मॉड्यूल में से, और उनमें से आपको पर टॉपिक 5 से 6 क्वेश्चन कराते हैं। दैट इज़ तो कुछ आपको 25 से 30 क्वेश्चन का हम एक टेस्ट कराते हैं। ठीक है। और ये टेस्ट अब से आपका हर एक वीक में एक होता है। लास्ट वीक भी हुआ था, इस वीक भी होगा, और हमारी कोशिश रहेगी कि हर एक वीक में इसी तरह हम शेड्यूल रखें, एक टेस्ट का और एक मिनी टेस्ट का। ठीक है। तो जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें जहाँ पर आपको सभी PDF मिल सकें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको नॉलेज का ही सर्च करना होगा। प्रोवाइडिंग राइट टू फ्री एजुकेशन के साथ आपको एक हमारा चैनल वहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों। सो चलिए आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम। दैट इज़ द कंप्लीट सिलेबस टेस्ट 2 है एक्चुअली ये दोस्तों आपका। ठीक है, यहाँ पर 3 लिख गया, ये आपका कंप्लीट सिलेबस टेस्ट आपका 2 है। एक टेस्ट आपका लास्ट वीक हुआ था और एक टेस्ट आपका अभी है, तो ये टेस्ट नंबर 2 है आपका। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हमारे टेस्ट को। और लास्ट में सभी बच्चे अपना जो है लाइव स्कोर और लाइव चैट के थ्रू अपना लाइव स्कोर बताकर जाएंगे। उससे पहले कोई भी बच्चा नहीं भागेगा, इस चीज़ का सभी बच्चे विशेष ध्यान रखें, और ऑनेस्टली सभी लोग टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे टेस्ट को। सो हमारा पहला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर, ये रहा पहला क्वेश्चन है आपका। पहले 5 क्वेश्चन जो हैं वो आपके ईडियम एंड फ्रेजेस से रिलेटेड हैं। सो आपका पहला क्वेश्चन है, वार्क इज वर्स देन हिज बाइट। ऑप्शंस आर, फैट इज वर्स देन, फैट नहीं यहाँ पर दोस्तों थ्रेट है। ओके, थ्रेट इज वर्स देन द एक्शन टेकन। बी ऑप्शन है, टेम्पर कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। ऑप्शन नंबर सी है, फेरोसियस स्कॉल्डिंग हर्ट मोर देन हिज एक्शन। और फोर्थ है, एंगर इज़ ऑलवेज जस्टिफाइड। ठीक है दोस्तों, 20 सेकंड का टाइम है आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए सभी लोग लाइव चैट के थ्रू, फास्ट। और आप सभी के द्वारा हमारा जो प्रीवियस टेस्ट था उसको काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला था, तो हमने उसी के बाद एक कोशिश की बच्चों की आप सभी के साथ ये टेस्ट को हम कंटिन्यू रखें। और हम कोशिश करें इस टेस्ट में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को बढ़ाने के लिए कि हम डेली जब भी ये टेस्ट लिया जाए तो कम से कम 50 क्वेश्चन तो आप सभी के साथ डिस्कस किए जाएँ। चलिए, सो इट वॉज द सफिशिएंट टाइम टू आंसर द क्वेश्चन। सो हियर इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट। मतलब यदि यहाँ पर हम देखें तो जो आपका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, मतलब इसको फैट नहीं थ्रेट पढ़ेंगे। थ्रेट इज़ वर्स दैन द एक्शन टेकन। चलिए आगे बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, थ्रू कॉशन टू द विंड। थ्रू कॉशन टू द विंड, यहाँ पर ये थ्रू नहीं है, थ्रू है दोस्तों, इसको थोड़ा सा कैंसिल कर लें। थ्रू होता है ये फ्रेज में, थ्रो कॉशन टू द विंड। तो टू बी fearful, टू warn अदर देन टू ट्रैवल, टू बिहेव recklessly, या टू बिहेव विथ केयर एंड कॉशन। 20 सेकेंड आपके पास इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, जल्दी से इस क्वेश्चन को आंसर कीजिए। थ्रो कॉशन टू द विंड्स। वेरी गुड, काफ़ी बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इट वॉज सफिशिएंट टाइम टू आंसर द क्वेश्चन। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा करेक्ट। तो हियर इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, टू बिहेव रेक्टलेसली। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? टू बिहेव रेक्टलेसली, है ना। इसका मतलब क्या होता है? टू बिहेव रेक्टलेसली। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अ कुकू इन द नेस्ट। अ कुकू इन द नेस्ट, तो ऑप्शन ये रहे आपके पास इस ईडियम के लिए, करेक्ट मीनिंग के लिए। फर्स्ट, वन हु लाइक टू स्टे एट होम। सेकेंड, a view from high place. Third, an unwelcome intruder, an unwelcome intruder। चलिए, ये आपके पास 3 ऑप्शन है, जल्दी से मुझे बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। बहुत कॉमन सा आंसर है, जस्टिफाइड आंसर है, इजीली आप लोग सभी इसका जो है मुझे आंसर कर सकते हैं प्यारे बच्चों। सभी मैथ्स को छोड़कर सभी क्वेश्चंस के लिए आपके पास 20 सेकंड्स होंगे। इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड इंडियन पॉलिटी के जो बड़े क्वेश्चंस होंगे जिनमें स्टेटमेंट ज़्यादा होंगे उनमें मैं आपको 30 सेकंड दूंगा। फॉर रेस्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन देयर विल बी ओनली 20 सेकंड फॉर यू ऑल टू सॉल्व द क्वेश्चन, ताकि आप सभी को मैं चाहता हूँ कि एक आदत हो जाए क्वेश्चंस को थोड़ा सा जल्दी करने की। गुड, सो चलिए, दैट वाज द सफिशिएंट टाइम टू आंसर द क्वेश्चन। हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर ये रहा आपका सही आंसर की यदि हम बात करें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वन हु लाइक टू स्टे एट होम। वन हु लाइक्स टू स्टे एट होम इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से इसका आंसर करिए। ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, हियर वी हैव द ऑप्शन
टू बी इंटेलिजेंट व्हेन ओल्ड, टू बी ओल्ड एंड येट लुक्स यंग, टू बी वाइज बियॉन्ड ईयर्स एंड टू बी स्मार्टर विथ एज। 4 ऑप्शंस हैं ओल्ड हैट ऑन यंग शोल्डर्स के लिए। जल्दी से बताइए इसके लिए क्या परफेक्ट मीनिंग होगा आप सभी के लिए। जल्दी जल्दी बताइए सभी प्यारे बच्चे। काफ़ी बच्चे आंसर्स भी कर रहे हैं, दैट्स ग्रेट टू सी। सिर्फ 20 सेकंड मिलेंगे प्यारे बच्चों आपको इसका आंसर करने के लिए। चलिए, दैट वाज सफिशिएंट टाइम टू आंसर द क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम अपना आंसर देख लेते तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज़ द टू बी वाइज बियॉन्ड द ईयर्स। टू बी वाइज बियॉन्ड द ईयर्स जो होगा वो इसका सही मीनिंग होगा ओल्ड हेड्स ऑन यंग शोल्डर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा और यहाँ से जो आपके क्वेश्चंस हैं ये आपके अकाउंटिंग के क्वेश्चन जो हैं शुरू हो गए। सो हियर इज़ द क्वेश्चन नंबर 6 ओवरऑल द फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए, which of the following is the special case of an annuity where the stream of cash flows continue forever? ये आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। 20 सेकेंड्स हैं आप सभी के पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और मुझे आंसर देने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेशल केस ऑफ ऑनिटी वेयर द स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लोज कंटिन्यूज फॉर एवर। याद रखेंगे बच्चे ये टेस्ट बाइलिंगुअल है आप सभी के लिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए है। बस अकाउंटिंग के क्वेश्चन मैंने अभी इंग्लिश में अकाउंटिंग पढ़ाई है, इसीलिए अकाउंटिंग के क्वेश्चन जो होंगे वो हिंदी में इंग्लिश में रहेंगे। बाकी सारे क्वेश्चन यहाँ पर बाइलिंगुअल रखे हुए हैं, तो परेशान ना हो। हिंदी में भी हैं क्वेश्चंस, बट अकाउंटिंग के इसलिए नहीं रखे मैंने अभी हिंदी में क्योंकि अकाउंटिंग आपको इंग्लिश टर्म्स में ही पढ़ाई है, तो लोग कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैंने अकाउंटिंग के क्वेश्चन हमेशा टेस्ट में इंग्लिश में ही रखेंगे दोस्तों, अभी जब तक आपको हिंदी में नहीं पढ़ा देते हम अकाउंट। तो चलिए दोस्तों, आई गेस ये सफिशिएंट टाइम था आप सभी के लिए कि आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे दे पाएँ, है ना। तो चलिए ये देखते हैं हम इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। डिलेड परपेचुटी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। क्विक रेशियो इज़ ऑल्सो नोन एज करेंट रेशियो, एसेट टेस्ट रेशियो, कैश रेशियो या फिर नन ऑफ द गिवन ऑप्शन। सो चलिए 20 सेकेंड्स हैं आप सभी के पास इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, तो जल्दी से मुझे आंसर कीजिए कि व्हाट इज़ क्विक रेशियो। चलिए, आई होप द टाइम वॉज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो चलिए ये जल्दी से हम इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्विक रेशियो इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दी अबव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। बैलेंस शीट इज़ बेस्ड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला। बैलेंस शीट इनमें से किस फार्मूले पर बेस्ड होती है। पहला ऑप्शन है आपका असेट इक्वल टू लायबिलिटीज़ माइनस स्टैक होल्डर्स इक्विटी। ऑप्शन बी होता है असेट प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टू स्टैक होल्डर्स इक्विटी, असेट प्लस स्टॉक होल्डर्स इक्विटी इक्वल्स टू लायबिलिटी, या असेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। आपके पास 20 सेकंड्स हैं इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। जल्दी से मुझे बताइए कि जो आपकी बैलेंस शीट होती है वो इनमें से किस फॉर्मूले पर बेस्ड होती है। 20 सेकंड है आप सभी के पास इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। और आई गैस कि ये क्वेश्चन जो ये चीज़ जो है ये सफिशिएंट है, ये चीज़ मैंने आपको बताई भी हुई है दोस्तों हमारे लेक्चर्स में। वेरी गुड, काफ़ी बच्चे आंसर कर रहे हैं, आई कैन सी देयर। चलिए, तो आई होप इट वॉज सफिशिएंट टाइम। चलिए आंसर डिस्कस कर लेते हैं हम। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। आपकी जो बैलेंस शीट बनती है उसमें जो असेट होते हैं वो असेट किस किस से मिलकर बनते हैं, लायबिलिटीज़ प्लस स्टैक होल्डर इक्विटी। ठीक है, इसी फार्मूले इसी कंसेप्ट पर जो है आपके बैलेंस शीट बेस्ड होती है। आपकी बैलेंस शीट में जो असेट का टोटल कैलकुलेशन किया जाता है वो लायबिलिटीज़ और स्टैक होल्डर इक्विटी के सम के इक्वल होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। Which of the following ratio are intended to address the firm's financial leverage? किसी भी फर्म की फाइनेंशियल लेवरेज को बताने के लिए इनमें से क्या यूज़ हम कर सकते हैं, या कौन सी चीज़ है जो इंटेंड करती है। पहला ए है आपका लिक्विडिटी रेशियो, बी है आपका लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, सी है आपका
एसेट मैनेजमेंट रेशियो, या डी है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इनमें से कौन सा रेशियो है जो एक फर्म की फाइनेंशियल लेवरेज को आपके सामने रखती है? ठीक है, आसान सा आंसर है दोस्तों। यदि आपने क्लास अच्छे से देखी तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली इस चीज़ को हमने काफ़ी बार समझा है आप सभी के साथ क्लास में। 20 सेकेंड हैं आप सभी के पास इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। चलिए, आई होप इट वॉज द सफिशिएंट टाइम टू आंसर द क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो जो होता है। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो से हम किसी भी कंपनी की, किसी भी फर्म की जो फाइनेंशियल लेवरेज है उसको पता कर सकते, इंटेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है आप सभी के लिए। दैट ऑडिटर्स कंडक्ट ऑडिटिंग इन अकॉर्डेंस विथ। ऑप्शन ये रहे आपके पास ए, बी, सी या डी। जो ऑडिटर्स होते हैं जब वो ऑडिटिंग करते हैं तो उसमें से किस चीज़ को ध्यान में लेते हैं, अकॉर्डिंग किस चीज़ को अकाउंटिंग में लेते हैं? ठीक है, पहला है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, दूसरा है लोकल प्रोनाउंसमेंट या लेजिस्लेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, या ऑल ऑफ द अबव। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सभी का आंसर इसमें मिलना चाहिए मुझे प्यारे बच्चों। वेरी गुड। ध्यान से पढ़ के आंसर दीजिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे फिर इसका आंसर मुझे देंगे। जल्दबाजी में कुछ भी आंसर देने की कोशिश ना करें, रिलेवेंट आंसर ना दें बच्चों। ध्यान से पढ़ें और सही आंसर दें। चलिए, तो इट वॉज सफिशिएंट टाइम टू आंसर द क्वेश्चन। हम देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है जो ऑडिटर्स होते हैं जब वो ऑडिटिंग करते हैं तो वो सभी चीज़ें देखते हैं, कंपनी की ऑडिटिंग करते हैं कि कंपनी ने IFRS का यूज़ किया है यानी उसको फॉलो किया है, यानी क्योंकि इसको फॉलो करना मस्ट है। अब दूसरा लोकल प्रोनाउंसमेंट या लेजिस्लेशन जो यूज़ होने चाहिए, क्या वो लॉज को फॉलो कर रहा है। तीसरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, आपको अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको तो फॉलो करना ही होता है। तो ये तीनों चीज़ें फॉलो करनी होती है, तीनों चीज़ों को अकाउंटिंग में लेते हैं ऑडिटर्स जब ऑडिटिंग करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा कि व्हेन कैश सेल्स शुड बी रिकॉर्डेड बाय द कंपनीज इन ऑर्डर टू अचीव कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स। व्हेन कैश सेल्स शुड बी रिकॉर्डेड बाय द कंपनीज टू ऑर्डर टू अचीव कंट्रोल ऑब्जेक्टिव। ऑप्शन ए ये रहा आपके पास, रिकॉर्ड द कैश सेल्स व्हेन द परचेज ऑर्डर इज रिसीव फ्रॉम द कस्टमर। ऑप्शन बी आप सभी के सामने ये रहा, रिकॉर्ड द कैश सेल्स एट द पॉइंट दे मेड। ऑप्शन सी आपका ये रहा, रिकॉर्ड द कैश सेल्स आफ्टर सम पीरियड। एंड डी आपका ये रहा, रिकॉर्ड द कैश सेल्स वीकली। तो कैश सेल्स को कब रिकॉर्ड करना चाहिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाकर पूछ लिया, और ये सीधे सीधे अजम्पशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन है दोस्तों। जो हमने अजम्पशन पढ़ा था उस पर बेस्ड सीधा सीधा क्वेश्चन है, बस उसको घुमा के पूछ लिया आपको सेल्स के फॉर्म में। मतलब एक एग्जांपल्स के थ्रू इस क्वेश्चन को, इस अजम्पशन के फॉर्म को आपसे पूछ लिया है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आई होप आप सभी से एक आंसर बन जाएगा। 20 सेकंड में जल्दी इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे, फास्ट। चलिए, काफ़ी बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं। मैं 10 सेकंड और वेट करूंगा आंसर्स के लिए। सभी बच्चों के मुझे आंसर जो है वो चाहिए दोस्तों। चलिए, तो इट वॉज सफिशिएंट टाइम टू आंसर द क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रिकॉर्ड द कैश सेल्स एट द पॉइंट दे आर मेड। भाई साहब, ये सिंपल सा एक अजम्पशन है। जब हमने पढ़ा था कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है तो जब वो ट्रांजेक्शन एग्जिस्टेंस में आता है तभी से उसको रिकॉर्ड किया जाता है, ना कि तब जब उसका सेटलमेंट हो। तो यही वही है कि जब भी रिकॉर्ड कैश सेल्स जो हैं जब से शुरू हुए थे, जब से बने थे, तभी से आप अपने अकाउंट में उनको लिखना चालू करेंगे। कैश सेल जब से शुरू हुए तभी से आप उनको रिकॉर्ड में लिखना चालू करेंगे। सिंपल सा जम्पशन का क्वेश्चन था, घुमा के पूछा गया था आप सभी से। अगला क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने ये रहा, द स्मॉल ऑडिट फर्म्स प्रोवाइड द फॉलोइंग सर्विसेज एक्सेप्ट। जो छोटी ऑडिट फर्म्स होती हैं वो सभी की सभी सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं, इनमें से किसको छोड़कर? पहला ए ऑप्शन है लिक्विडेशन एंड रिसीवर्शिप वर्क, फ्रॉड ऑडिटिंग। ऑप्शन बी है आपका
फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड सिस्टम कंसल्टेंसी, ऑप्शन सी है आपका फाइनेंशियल सिस्टम प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, और ऑप्शन डी है आपका टैक्स मैनेजमेंट एंड स्टैट्यूटरी फॉर्म फिलिंग। 4 ऑप्शन हैं, 20 सेकंड्स हैं आप सभी के पास इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। क्वेश्चन ये है आपका कि जो छोटी फर्म्स होती हैं, छोटी ऑडिट फर्म्स होती हैं, वो इनमें से कौन सी जो सर्विसेज है जो प्रोवाइड नहीं कराती, कौन सी सर्विस जो है जो वो प्रोवाइड नहीं करा सकती या नहीं कराती। वेरी गुड, काफ़ी बच्चे आंसर्स कर रहे हैं, सोच समझ के आंसर कीजिएगा सभी बच्चों। चलिए, आप सभी को आई होप काफ़ी टाइम दे दिया गया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मतलब जितनी भी छोटी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, ऑडिट कंपनीज़ हैं, वो फाइनेंशियल सिस्टम प्लानिंग एंड प्रिपरेशन जो है प्रोवाइड नहीं कराती, बाकी इसके अलावा ये सभी चीज़ें प्रोवाइड कराती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा जो है वो सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका द ऑडिट प्रोफेशन इज़ अनरेगुलेटेड, जो ऑडिट प्रोफेशन है वो अनरेगुलेटेड है, मतलब कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है उसके ऊपर। दूसरा है ऑडिट प्रोफेशन इज़ रेगुलेटेड बाय इट्स ओन प्रोफेशनल बॉडी, जो ऑडिट प्रोफेशन है वो खुद की प्रोफेशनल बॉडी से ही रेगुलेट होते हैं। तीसरा है आउटसाइड बॉडी समटाइम्स बिकम इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ द ऑडिट प्रोफेशन, कई बार जो दूसरी बाहर की बॉडीज़ होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो ऑडिट प्रोफेशंस में रेगुलेशन का काम करते हैं। या ऑप्शन नंबर डी, ऑडिट प्रोफेशन इज़ रेगुलेटेड ओनली बाय द गवर्नमेंट। 4 ऑप्शन है, 20 सेकंड है आपके पास, जल्दी से पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये, सभी बच्चे इसका आंसर्स देंगे प्रॉपरली, फास्ट। चलिए, आई होप इट वॉज सफिशिएंट टाइम टू आंसर द क्वेश्चन। हम देखते हैं कि सही आंसर इसका क्या होगा। तो देखते हैं दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है कि ऑडिट प्रोफेशन इज़ रेगुलेटेड बाय इट्स ओन प्रोफेशनल बॉडी। आप सभी ने सुना है कि भाई मार्केट को रेगुलेट करता है सेबी, ठीक है, बैंक्स को रेगुलेट करता है आरबीआई, ठीक है, इसी तरह हर एक चीज़ की रेगुलेटरी बॉडी होती है। बट जो ऑडिट प्रोफेशन होता है, जो ऑडिट करने आपके आते हैं, तो इनकी अपनी एक खुद की प्रोफेशनल बॉडी होती है जो उसे रेगुलेट करती है ना। मतलब ऐसा कोई स्टैचुरी डेडिकेटेड बॉडी इनके लिए नहीं है जो ऑडिट्स को रेगुलेट करेगी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से दोस्तों आपके जो क्वेश्चन है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ के शुरू हो जाते हैं। इसमें बेसिकली आज हम सोशल सिक्योरिटी के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। चलिए, तो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में आप सभी की आंखों के सामने ये रहा। Blank means a program that requires the government to create fund or system which can be used to make payments to people who are unable to work because of circumstances। एक कार्यक्रम जिनमें सरकार को एक फंड या एक प्रणाली बनाने की आवश्यकता होती है जिसका उपयोग उन लोगों को भुगतान करने के लिए किया जा सकता है जो किसी भी परिस्थितियों के कारण काम नहीं कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, आई होप आप सभी इसका आंसर दे पाएंगे, है ना। 20 सेकंड है आप सभी के पास इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। आराम से पढ़िएगा और इसका आंसर मुझे दीजिएगा प्यारे बच्चों सभी। तो देखिए, इसका हम जरा आंसर डिस्कस कर लेते हैं। आई होप इट वॉज सफिशिएंट टाइम टू आंसर द क्वेश्चन। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी। जब हमने सोशल सिक्योरिटी पढ़ा था तो मैंने आपको यही बताया था कि सोशल सिक्योरिटी जो टर्म है ये इंट्रोड्यूस क्यों करी गई है। सोशल सिक्योरिटी टर्म इसलिए इंट्रोड्यूस करी गई है कि जब भी कोई एक वर्कर होगा और फ्यूचर में जब वो किसी भी कंडीशन की वजह से काम नहीं कर पा रहा होगा तो उसके सामाजिक दायित्वों को, उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए उसको जो पैसा चाहिए, जो कैश चाहिए, जो काइंड चाहिए, वो प्रोवाइड कराना गवर्नमेंट को अलग अलग स्कीम्स से या अपने एम्प्लॉयर को, नियोक्ता को अलग अलग तरीके से, यही क्या कहलाती है, सामाजिक सुरक्षा कहलाती है, सोशल सिक्योरिटी कहलाती है। और डेफिनेशन ही यहाँ पर लिखी हुई थी। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन आपसे एक स्क्रीन पर ये रहा। एज पर द कोड वेजेस 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग में फिक्स द नंबर ऑफ आवर्स दैट कॉन्स्टिट्यूट द नॉर्मल वर्किंग डेज। वेज कोड 2019 क्या था भाई, हम सभी ने पढ़ा था कि जितने भी लेबर लॉज हैं उनको वेज कोड में कन्वर्ट किया जा रहा है ना। 4 वेज कोड हैं जिनमें कन्वर्ट किया जा रहा है। तो जिसमें से जो वेजेस कोड है, कोड ऑन वेजेस है 2019, इसको गवर्नमेंट ने पास कर दिया है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है
कि जो सामान्य दिनों में कार्य करने का जो समय होगा, घंटों का जो समय होगा कि कितने घंटे काम किया जाएगा, इसको तय कौन करेगा? सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट, दोनों, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, या दोनों में से कोई नहीं? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आप लोग भले इसमें 2019 देख के कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी आसान है बच्चों। इसका आंसर आप सभी को देना चाहिए। वेरी गुड, काफ़ी बच्चे आंसर्स करना शुरू भी कर दिए हैं। चलिए, तो इसका आंसर हम डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों। हम सभी ने पढ़ा था भाई कि जो लेबर है, लेबर वर्ड है, सोशल सिक्योरिटी वर्ड है, ये आपकी कॉन्करेंट लिस्ट में रखा हुआ है, और कॉन्करेंट लिस्ट में रखा होने की वजह से इसको सेंट्रल भी देखेगी और इसको स्टेट गवर्नमेंट भी देखेगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे की स्क्रीन पर ये रहा, Which of the following is not included under the definition of the wages given under the Payment of Wages Act 1936? है ना, भुगतान अधिनियम 1936 के तहत निम्न में से दी गई मजबूरी की परिभाषा में निम्न में से कौन नहीं शामिल है? बेसिक वेजेस, डेनस अलाउंसेज, इंसेंटिव या ग्रेचुटी? बेसिक वेज, महंगाई भत्ता, प्रोत्साहन या ग्रेचुटी, इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है? 20 सेकंड है आपसे एक बार इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, सभी बच्चे आई होप इजीली आंसर कर पाएंगे इसका। वेरी गुड, काफ़ी बच्चे आंसर्स कर रहे हैं। तो चलिए आइए जरा हम इसका सही आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेचुटी। भुगतान अधिनियम 1936 में ग्रेचुटी को नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि हमने पढ़ा था द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। किस सन में आया था, किस ईयर में आया था? ये आपके लिए क्वेश्चन है, जल्दी से लाइव चैट में के थ्रू मुझे बताइए। द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट कब आया था? पेमेंट ऑफ, तो देखिए ग्रेचुटी जो है वो भुगतान अधिनियम 1936, द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 में नहीं लिया गया है। क्यों? क्योंकि जो ग्रेचुटी है, ग्रेचुटी के लिए एक अलग से लॉ बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इट इज़ इलीगल टू गो ऑन स्ट्राइक व्हेन? जब हड़ताल पर जाना अवैध है, मतलब किन परिस्थितियों में हड़ताल पर जाना अवैध है? फर्स्ट, यू गिव 7 days नोटिस, जब आप 7 दिन का नोटिस देंगे, ठीक है। वर्क इन आर्मी, कैरी आउट सीक्रेट बैलेट, यू हैव यूनियन कंसेंट, ठीक है। 7 दिनों का नोटिस, सेना में काम करते हैं, गुप्त मतदान करना, या आप संघ की सहमति। इट इज़ इलीगल टू गो ऑन स्ट्राइक। तो देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इंटरप्रिटेट करेंगे सही कि इलीगल कब हो जाएगा, तो तब होगा। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए, और वो इस कंटेक्स्ट में सही है कि भाई यदि आप बिना 7 दिन की 7 दिन जो है 7 दिन का नोटिस दिए बिना यदि आप स्ट्राइक पर चले जाएंगे तो वो इलीगल होगा। यदि आप बिना 7 दिन का नोटिस दिए स्ट्राइक पर चले जाते हैं तो वो क्या होगा? इलीगल होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑन मार्क्सिस्ट टू मार्क्सिस्ट? निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवादियों को स्वीकार नहीं? हमने अप्रोचेस पढ़ी थी, उसमें हमने मार्क्सिस्ट अप्रोच पढ़ी थी, तो इसमें से कौन सी चीज़ है जो मार्क्सिस्ट अप्रोच एक्सेप्ट नहीं करती है? फर्स्ट, एंटरप्राइज बार्गेनिंग, मतलब एंटरप्राइज सौदेबाजी। बी, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, कर्मचारियों की भागीदारी। सी, कोऑपरेटिव वर्क कल्चर, सहकारी कार्य सहमति, या ऑल ऑफ दी अबव, उपरोक्त सभी, है ना। तो इनमें से कौन जो है वो मार्क्सिस्ट के द्वारा एक्सेप्टेबल नहीं है? 20 सेकंड है आप सही का इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए प्यारे बच्चों। चलिए, आई होप इट वाज सफिशिएंट टाइम टू आंसर द क्वेश्चन। चलिए आइए हम देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब उपयुक्त सभी मार्क्सिस्ट को ना तो एंटरप्राइज बार्गेनिंग एक्सेप्ट थी, ना एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन एक्सेप्ट था, ना ही कोऑपरेटिव वर्क कल्चर एक्सेप्ट था। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे के स्क्रीन पर ये रहा कि शेड्यूल 1 ऑफ ESI एक्ट 1948 हैज़, ESI अधिनियम एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस अधिनियम 1948 की अनुसूची 1 में निम्न में से क्या है? स्क्रीन के सामने आपकी लिस्ट रही, ऑप्शन ये रहे। लिस्ट ऑफ इंजरीज डीम्ड टू रिजल्ट इन द परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। बी आपका लिस्ट ऑफ इंजरीज डीम टू रिजल्ट इन द परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिसीजेज, या नन ऑफ द अबव। पूर्ण स्थायी विकलांगता के जो परिणाम स्वरूप जो चोटों से हुई, या स्थायी विकलांगता, या व्यावसायिक रोगों की सूची, उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब फर्स्ट अनुसूची में इनमें से क्या रखा गया है? ESI एक्ट की।
पहली अनुसूची में मैंने आपको बताया था कि क्या क्या रखा गया। बहुत अच्छे से यदि किसी ने उस लेक्चर को पढ़ा है बच्चों, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ईजिली कर पाएंगे। जल्दी से इसका आंसर दीजिए प्यारे बच्चों मुझे, फास्ट। चलिए, काफ़ी बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं और आप सभी का टाइम भी जो था, जो 20 सेकंड था, वो समाप्त हो रहा है। तो चलिए ये देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से कोई भी चीज़ जो है वो अनुसूची 1 में नहीं रखी गई है। तो फिर क्या रखी गई है, जल्दी से मुझे बताइए, फिर हम लास्ट में इसको डिस्कस करेंगे। फास्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से दोस्तों हमारे मैथ्स के क्वेश्चन जो है वो शुरू होते हैं। यहाँ से हमारे मैथ्स के क्वेश्चन आप सभी के लिए शुरू होते हैं। नंबर सिस्टम के मैंने आज भी क्वेश्चन लिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट से हम नंबर को सिस्टम वाले टॉपिक को हटाने वाले, क्योंकि इसलिए इस टेस्ट में मैंने इंक्लूड कर दिया नंबर सिस्टम ऑन। तो भाई ये जो नंबर आपको दिया है उसका यूनिट डिजिट बताना है आपको। बहुत आसान सा क्वेश्चन है यूनिट डिजिट देखने के लिए। तो देखिए 43 इंटू 69 इंटू 551 इंटू 9242, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन भी लिख दिया है और आई होप इट वॉज सफिशिएंट टाइम टू आंसर द क्वेश्चन। काफ़ी सारे बच्चों के आंसर्स आने लगे। मैं 20 सेकंड और दे रहा हूँ आप सभी को इसका आंसर करने के लिए। फास्ट एवरीवन। चलिए, सो आई गेस इट वॉज सफिशिएंट टाइम टू आंसर द क्वेश्चन। देखिए इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर, और ऑप्शन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, 4। मतलब इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। चलिए ये देख लेते हैं कैसे। आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट निकालना है। तो जब आपने यदि क्लास पढ़ी है मेरी जिसमें मैंने यूनिट डिजिट निकालना आपको सिखाया है, तो एक तो आपको मैंने किस तरीके से सिखाया है, साइक्लिसिटी से, लेकिन यहाँ पर आप साइक्लिसिटी तो देख नहीं सकते। तो यहाँ पर क्या करना है, जब भी मल्टीप्लिकेशन में या एडिशन में नंबर दिए और उनका आपको यूनिट डिजिट निकालना हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यूनिट डिजिट को ही हैंडल करना है। तो देखो यूनिट डिजिट का गुणा करना है, तो आप यूनिट से यूनिट डिजिट का गुणा कर दीजिए। तो 9 3 27, 27 मतलब 7 आ गया। तो इन दोनों का यूनिट डिजिट कितना आएगा, 7। अब 7 का यहाँ पर गुणा कर दीजिए, तो 7 एकम 7, 7 बन जाए 7। तो यहाँ तक यूनिट डिजिट क्या बन जाएगा, 7। और 7 का यहाँ पर इंटू कर दीजिए 2 में, तो 7 2 जा 14, 7 दूनी 14। तो 14 मतलब पूरे का यूनिट डिजिट जो होगा वो 4 आएगा। और 4 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 2 में। तो देखिए चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, कि जब 2 टू दी पावर 89 है, 2 टू दी पावर 89 है, और जब आप इसे डिवाइड करेंगे 89 से, तो आपको क्या मिलेगा एज अ रिमाइंडर। तो शेषफल क्या मिलेगा, शेषफल थ्योरम मैंने आप सभी प्यारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझाई है, बहुत अच्छे से पढ़ाई है, और उसी पर बेस्ड एक आपके लिए क्वेश्चन आ गया है। होप आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जल्दी से करिए और मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। सभी बच्चे करेंगे इसको जल्दी से। ठीक है, तो आई होप इट वॉज सफिशिएंट टाइम टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है 2। 2 जो होगा वो इसका सही आंसर होगा दोस्तों। 2 जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। कैसे होगा आप सभी को पता है, जिस मेथड से मैंने बताया हुआ था आपको कि आप पावर को ब्रेक कर देंगे, ठीक है, इसके आसपास पहुंचने की कोशिश करेंगे, क्लियर। और जब आप इसके आसपास पहुंच पाएंगे तो इसके आंसर्स को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था, इसलिए हमने इसमें टाइम वेस्ट नहीं किया। जिन्होंने भी अच्छे से देखा है वो इजीली कर पाएंगे। व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन 3 टू द पावर 7 इज़ डिवाइडेड बाय 8। जब 3 के ऊपर 7 की घात को 8 से भाग दिया जाएगा तो इस केस में रिमाइंडर क्या बचेगा। ये भी जैसा प्रीवियस क्वेश्चन था उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर अच्छे से लिख भी दिया हुआ है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए प्यारे बच्चों मुझे। वेरी गुड, कुछ बच्चे आंसर्स कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि प्रीवियस टेस्ट में भी ये था और इस टेस्ट में भी ये कि कुछ बच्चे मैथ्स में पार्टिसिपेट नहीं करते। दोस्तों पार्टिसिपेट कीजिए आप, और यदि अभी तक आपको इन चीज़ों में दिक्कत आती है तो मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा कि एक बार आप हमारे नंबर सिस्टम की क्लासेस ज़रूर देखें। वहाँ पर मैंने रिमाइंडर थ्योरम को बहुत अच्छे से कराया हुआ है। तो चलिए आइए दोस्तों इस क्वेश्चन का हम आंसर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी का मतलब जो है वो रिमाइंडर आएगा यहाँ पर 3। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको वही करना है, ठीक है। जो आपको बताया गया था कि पावर को ब्रेक कर दीजिए, 8 के पास पहुँचिए, तो या तो 7 बनाएंगे आप या फिर 9 बनाएंगे आप। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 9 बनेगा 3 की पावर से, ठीक है। तो 3 के ऊपर 6 की पावर अलग कर लेंगे, 1 की पावर अलग कर देंगे। 3 के ऊपर 6 में से आप क्या करेंगे,
3 के ऊपर 6 की पावर अलग इंटू 3 की अलग हो जाएगा, 3 के ऊपर 6 की पावर को 3 का स्क्वायर के ऊपर 3 की पावर इंटू 3 लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9। 8 को जब 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3, 3 1 3 आंसर आ जाएगा आपका। इसको सॉल्व करके दिखा दे और इसी मेथड से आप प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे एक स्क्रीन पर ये रहा, फाइंड द यूनिट डिजिट। यहाँ पर ये जो दिया हुआ है कंसेप्ट, इसका यूनिट डिजिट आपको बताना है। इस क्वेश्चन को मैं अच्छे से लिख देता हूँ नीचे, चाहें आप लोग तो 264 के ऊपर 102 की पावर प्लस 264 के ऊपर 103 की पावर। हलवा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है। जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए, फास्ट, जल्दी जल्दी मुझे इसका आंसर देंगे सभी बच्चे। जिनको भी आज के क्वेश्चंस में परेशानी जा रही है मैथ्स के, उन सभी को रिकमेंड करूंगा कि हमारी 3 नंबर सिस्टम की क्लासेस हैं, उन तीनों क्लासेस को देख लीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे चुटकियों में बनने लगेंगे। जिन्होंने भी क्वेश्चन देखे होंगे वो इसे आसानी से कर पा रहे होंगे। वेरी गुड, काफ़ी बच्चे आंसर्स कर रहे हैं। चलिए तो इसका हम आंसर देख लेते हैं। इट वॉज सफिशिएंट टाइम आई गेस टू आंसर द क्वेश्चन। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर सही आंसर। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मतलब यहाँ पर जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। कैसे आएगा ज़रा देख लेते हैं। यूनिट डिजिट के लिए हम यूनिट डिजिट ही देखते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था। तो यूनिट डिजिट देखा जाए तो 264 में 4 है। 4 के लिए साइक्लिसिटी किसकी होती है, इवन और ऑड वाली। हमने 4 में देखा था कि यदि 4 के ऊपर इवन की पावर होगी और 4 के ऊपर ऑड की पावर होगी, तो 4 के ऊपर यदि इवन की पावर होती है तो यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगा। और 4 के ऊपर यदि ऑड नंबर की पावर होगी, 0 नहीं है, ये ऑड है, ऑड नंबर की पावर होगी तो हमेशा 4 आएगा, है ना। जैसे 4 1 जा 4 के ऊपर 1 की पावर तो 4, 4 के ऊपर 2 की पावर तो 16 तो 6, 4 के ऊपर 3 की पावर तो 64 तो 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर देखिए 102 जो है ये इवन नंबर की पावर है। 102 जो है ये किसकी पावर है, यहाँ पर इवन नंबर की पावर है। इवन नंबर की पावर है तो यहाँ पर क्या आएगा, 6 आएगा। और यहाँ पर इवन नंबर ऑड नंबर की पावर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4। और 6 और 4 को मतलब यूनिट डिजिट जब ऐड होंगे तो बनेगा 10 मतलब 0। तो यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 0 बनेगा। मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। मैं एक बार फिर सभी को रिकमेंड करूँगा कि जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारी क्लासेस नहीं देखी वो एक बार क्लासेस देखें मैथ्स की, आपको डेफिनेटली काफ़ी हेल्प मिलेगी। आगे बढ़ते और यहाँ से हमारे जो है वो पॉलिटी के क्वेश्चन शुरू होते हैं। फ़ॉन्ट थोड़े से छोटे हैं, थोड़ा सा कॉपरेट बेटा आपको करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में स्टेटमेंट ज़्यादा थे। यहाँ पर क्वेश्चन ये रहा आपका इंग्लिश में, यहाँ पर रहेगा आपका राइट साइड में हिंदी में, ठीक है। तो हिंदी वाले हिंदी में पढ़ेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ेंगे और मुझे जल्दी से इसका आंसर देंगे फास्ट, है ना। एक बार मैं भी क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। कॉमन लैंग्वेज में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के बारे में 2 स्टेटमेंट दिए, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। The Parliament is the legislative organ of the union government as well as the state government। हिंदी में इसका मीनिंग होगा कि संसद जो है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का एक विधायी अंग है। ऑप्शन नंबर बी है कि पार्लियामेंट ऑक्यूपाइज अ प्री एमिनेंट एंड सेंट्रल पोजीशन इन द इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम ड्यू टू एडिशन ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो नोन एज वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट। जो सरकार के संसदीय रूप को अपनाने के कारण भारतीय लोकतांत्रिक राजनीति प्रणाली में संसद एक पूर्व प्रतिष्ठान और केंद्रीय स्थान है, जिसे वेस्टमिनिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। 2 ऑप्शन है, इन दोनों ऑप्शन में से आपको बताना है कि 2 स्टेटमेंट में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं। जल्दी से मुझे इसके आंसर दीजिए फास्ट। यहाँ पर मैं दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रॉपर डिटेलिंग नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, तो उस वजह से यदि हम हर क्वेश्चन को डिटेल में करेंगे तो डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, लंबा वीडियो हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा। इसलिए मैं बेसिक डिटेलिंग पर ही ख़त्म कर रहा हूँ क्वेश्चंस को। तो चलिए आइए इसका हम ज़रा आंसर देख लेते हैं। आई गेस इज वॉज सफिशिएंट टाइम टू आंसर द क्वेश्चन, और बहुत सारे बच्चों ने आंसर इसका कर भी दिया है। तो आपका जो सही आंसर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मतलब ओनली 2 जो है वो सही है। संसद केंद्र और राज्य सरकार का विधायी अंग नहीं है, ये केंद्र सरकार का विधायी अंग है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा आपका। जो सेकंड है वो सिर्फ सही होगा कि जो संसदीय रूप को भारत ने अपनाया है, ठीक है, इसलिए भारत में लोकतांत्रिक जो है राष्ट्रीय प्रणाली भी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे की स्क्रीन पर ये रहा, 25वां क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर भी पार्लियामेंट के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ऑप्शन एक ही बार है आपके पास, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, द प्रेसिडेंट, द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड द हाउसेज ऑफ द पीपल।
हिंदी में इसका मतलब होगा संविधान के तहत भारत के संसद के 3 भाग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यों की परिषद और लोकसभा। सेकंड आपका पॉइंट है, स्टेटमेंट है, इन 1954 द हिंदू नेम्स राज्यसभा एंड द लोकसभा वर अडॉप्टेड बाय द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड द हाउस ऑफ पीपल रिस्पेक्टिवली। जो 1954 था, इसमें हिंदी नाम राज्यसभा और लोकसभा को क्रमशः राज्यों के परिषद और लोकसभा द्वारा अपनाया गया था। और तीसरा स्टेटमेंट है आपका, द राज्यसभा इज द अपर हाउस, सेकंड चैम्बर ऑफ द हाउस ऑफ एल्डर्स एंड द लोकसभा इज द लोअर हाउस, फर्स्ट चैम्बर ऑफ द पॉपुलर हाउसेस। जो राज्यसभा है इसे उच्च सदन बोला जाता है और जो लोकसभा है इसे निम्न सदन बोला जाता है। तो ये 3 स्टेटमेंट, इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट हैं जो सही हैं? ठीक है गाइस, जब तक मैंने पढ़ा इट वॉज सफिशिएंट टाइम, ऑलरेडी आपको बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो दे चुका था इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो चलिए ये देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो आपके सामने इस क्वेश्चन का सही आंसर ये रहा प्यारे बच्चों, आंसर डी जो है वो इसका सही उत्तर होगा, मतलब ऑल ऑफ द अबव। मतलब जो संविधान के तहत भारत की संसद के 3 भाग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यों की परिषद और लोकसभा, और जो 1954 में इसके हिंदी नाम राज्यसभा और लोकसभा जो थे वो अडॉप्ट किए गए थे, और राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन जो है कहा जाता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन जो थे वो सही थे लोग आपके पार्लियामेंट के संसद के बारे में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 26 है, जो कि आपका कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज द पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, अपर हाउस, लोअर हाउस, बोथ ए एंड बी एंड नीदर ए नॉर बी। जो भारत का राष्ट्रपति है वो संसद के निम्नलिखित 2 सदनों में से कौन सा है? उच्च सदन का भाग होता है, निचले सदन का भाग होता है, ए और बी दोनों का भाग होता है, या दोनों का भाग नहीं होता है? काफ़ी अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन, इसका आंसर मुझे आप सभी प्यारे बच्चों से चाहिए। आप सभी के पास 20 सेकेंड्स हैं इस क्वेश्चन के आंसर को देने के लिए। ये क्वेश्चन काफ़ी बच्चों को फंसाएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका हम आंसर देखते हैं, क्योंकि सफिशिएंट टाइम मैं दे चुका हूँ। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों ही नहीं। ना तो वो उच्च सदन में मेंबरशिप होती है उनकी, ना कि राज्य निचले सदन में मेंबरशिप होती है, ना अपर हाउस ना लोअर हाउस। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर ये तो अभिन्न अंग होता है। तो जी हाँ दोस्तों, अभिन्न अंग होता है राष्ट्रपति, लेकिन वो सदस्यता नहीं रखते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, वो सदस्य नहीं हैं, वो सदस्य नहीं है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि और जब भी कोई लॉ बनता है तो वो बिना प्रेसिडेंट के असेंट के, बिना प्रेसिडेंट की सहमति के कभी भी लॉ वो पास नहीं होता है। ठीक है, तो वो मेंबरशिप नहीं रखते, बट वो अभिन्न अंग हैं लोकसभा और राज्यसभा का, इस चीज़ को ज़रूर आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो है वो आज का टेस्ट खत्म होता है। अब सभी लोग जल्दी से अपना अपना जो फाइनल स्कोर है वो यहाँ पर ड्रॉप करेंगे, और फाइनल स्कोर ड्रॉप करने के बाद ही जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टेस्ट सीरीज़ पसंद आ रही होगी। इस टेस्ट सीरीज़ के बारे में आपके जो भी फीडबैक है प्यारे बच्चों, वो आप ज़रूर दें कि इसमें हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या अच्छा और आप चाहते हैं। ठीक है, क्या चीज़ें हमें इसमें और इंक्लूड करनी चाहिए, वो सभी भी आप अपने फीडबैक ज़रूर दें। पर सबसे पहले आप सभी अपने जो है लाइव स्कोर यहाँ पर ड्रॉप करें, लाइव चैट पर अपने लाइव स्कोर्स को ड्रॉप करें, ताकि हम अपना फाइनल रिजल्ट बना पाएँ दोस्तों। और थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर अटेम्प्टिंग द इंटायर क्वेश्चन पेपर। थैंक यू वेरी मच।